जब वह आ गई तो उस वक़्त 50 के ऊपर के लोगों को बीमारी हो गई। दूसरी वह में 20 से 50 लोगों तक के उम्र के लोगों की बीमारी हो गई। अभी क्या हुआ है कि इन लोगों को बीमारी होने की वजह से अभी अपन सर्वे देखा कि 67% लोगों में एंटीबॉडीज़ है, ये सर्वे ICMR का कहता है। लेकिन उसी के साथ 50% बच्चों में भी एंटीबॉडीज़ है, और इसलिए अगर 50% बच्चों में एंटीबॉडीज़ है तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि पीडियाट्रिक में लोगों में होगा। लेकिन ये इसलिए कहा गया है कि 20 साल के ऊपर अपन इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं, उनको इन्फेक्शन हो गया है बल्कि वो इम्यून रहेंगे, उनको नहीं होगा। लेकिन जो 18 साल के कम है उनको इन्फेक्शन कम हुआ है और 10% ही हुआ है, और उसके साथ उनको अपन वैक्सीन नहीं दे रहे हैं। ये दो चीज़ों की वजह से ऐसा लगता है कि ये पीडियाट्रिक की एज में होगा। लेकिन मैं पूरे पेरेंट को ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो है दिस इज़ द ओनली डिस्कशन, ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि पीडियाट्रिक एज में इन्फेक्शन नहीं होता है, जो इन्फेक्शन है वो नहीं होते रहता है। और उसमें से 40% लोगों को आज एंटीबॉडीज़ बच्चों को भी आई है। और इसलिए जैसा कि ICMR ने बोला है कि 67% लोगों में एंटीबॉडीज़ है, तो 40% लोगों में मीन्स खाली 40 करोड़ लोगों को ये इन्फेक्शन हो सकता है। और उसमें से बच्चे जो है पहली वेव में देखा, दूसरी वेव में 10% ही जो है इन्फेक्शन उनको हुआ है। तो मुझे लगता है कि थर्ड वेव में भी इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। और इसलिए सबको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप इतना ज़्यादा उसका ख्याल नहीं करें, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। उसके लिए सरकार सब चीज़ें कर रही है कि पीडियाट्रिक के बेड या ICU बेड, PICU बेड सब हो रहा है सब तरफ। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ये अपने बच्चों को इनकलकेट किए तो मुझे नहीं लगता कि उनको इन्फेक्शन होगा। तो ये खाली पेरेंट ने उनको समझाना जरूरी है। जी, जो भी ये बातें, पहली बात तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोविड के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं। एवरीडे नई गाइडलाइन आती है, नए प्रोटोकॉल आते हैं, नई स्ट्रेटजी बनती है। उस हिसाब से चाहे वो ट्रीटमेंट हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे वो आगे में क्या होने वाला है उसके बारे में बातें कही जा रही है। अभी जो थर्ड वेव को लेकर बात की जा रही है कि इसमें बच्चे ज़्यादा इन्फेक्ट होंगे, इसका वैसे देखा जाए तो कोई बेसिस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। एक ही लॉजिक बनता है कि फर्स्ट वेव के अंदर अधिकतर जो ओल्डर जनरेशन के लोग इन्फेक्ट हुए थे क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है। सेकेंड वेव के अंदर यंग पॉपुलेशन ज़्यादा इन्फेक्ट हुई थी क्योंकि वो लोग वैक्सीनेटेड नहीं थे। और थर्ड वेव के अंदर बच्चों को इसलिए कहा जा रहा है कि वो ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि उनको वैक्सीन नहीं होगा, बाकी सबको होगा। लेकिन अगर आप इसको ढंग से देखें तो बच्चे लोग फर्स्ट वेव में भी वैक्सीनेटेड नहीं थे, सेकेंड वेव में भी वैक्सीनेटेड नहीं थे। तो जब वो उस टाइम में इतना इन्फेक्ट नहीं हुए तो थर्ड वेव में क्यों इन्फेक्ट होंगे, इसका कोई लॉजिक किसी के पास में नहीं है। मुझे लगता है बच्चों को इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए बच्चों में इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहेंगे। लेकिन हमें केयरलेसनेस नहीं रखना है, हमें सावधानी रखनी है। मास्किंग, इनफैक्ट डबल मास्किंग, सैनिटाइजर एंड डिस्टेंसिंग इसका ही यूज़ करना है। और वैक्सीनेशन SMS-V, सैनिटाइजर, मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग एंड V मतलब वैक्सीन, ये करेंगे तो हम थर्ड वेव से आसानी से बच जाएंगे। तो अभी ये इसमें रहा एक भाग वो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन है जिनमें अभी तक वैक्सीनेशन का कुछ भी हमने किया नहीं है, तो इसलिए वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ये सब रीज़न के कारण फर्स्ट वेव में जो हुआ, सेकंड वेव में जो मैंने अभी बताया वो उसमें वो पॉपुलेशन कवर हो गए, उनमें एंटीबॉडीज़ है तो उनमें वापस री इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है। इसलिए पीडियाट्रिक वेव आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि उनमें वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट ने हमको अभी ये वैक्सीनेशन के ट्रायल भी चालू हो रहे हैं, तो वैक्सीनेशन अगर वैक्सीन अवेलेबल हो गया अच्छा तो बच्चों को भी वैक्सीनेशन हो जाएगा और शायद उनमें भी बहुत कम हद तक ये हो जाए, ये मॉर्बिडिटी दिखेगी, लेकिन मॉर्टेलिटी भी नहीं ज़्यादा होगी ऐसा हमको लग रहा है। लेकिन देखते हैं किस क्योंकि डिफरेंट वेरिएंट्स उसके आ रहे हैं, अभी डेल्टा वेरिएंट्स आ रहा है, अब और 2 वेरिएंट्स और वर्ल्ड में आ रहे हैं। वो वेरिएंट अपने इधर क्या ये इफेक्ट दिखाते हैं, इसके ऊपर हमारी आगे की लड़ाई चालू रहेगी। दूसरी लहर में हमने ऐसे देखा कि काफ़ी यंग पेशेंट यानी 25 साल के पेशेंट हो या 45 साल, ये दोनों के बीच में काफ़ी पेशेंट्स आते थे और बहुत बार ये इतने सीरियस आते थे और उनकी जो रिकवरी होती है वो काफ़ी बहुत बार तो हमने देखा कि प्रोलॉन्ग पीरियड होता था। और इस प्रोलॉन्ग पीरियड में यंगर जनरेशन भी अफेक्ट होता था और सिर्फ यंगर जनरेशन नहीं लेकिन उनके ऑलमोस्ट फैमिली भी अफेक्ट हो जाती थी।
तो देखने के लिए काफ़ी भयावह स्थिति थी वो। इस दरमियान हमने देखा है कि दोनों पेरेंट्स की भी डेथ हो जाती थी, जो बच्चा है उसकी भी डेथ हो जाती थी। यानी हमारे आंखों के सामने यंग पेशेंट्स और फैमिलीज़ की डेथ देखकर एक तो उनकी छोटी फैमिली होती है, उनके रिलेटिव्स नहीं रहते हैं, लेकिन एक आधा अगर फैमिली में रह गया तो उनको फेस करने में हमको काफ़ी दिक्कत आ जाती है। कि यूजुअली ये जो वेव्स का जो आप देख रहे हैं कि सेकेंड वेव, थर्ड वेव, ये जो फ्लू आया था उसके मुताबिक पेंडेमिक में ये वेव्स आते रहते हैं। और वेव्स आने का कारण ये है कि वायरस जो है ये म्यूटेट होता है और म्यूटेशन के कारण ये वेव्स आते हैं। इसलिए बेस्ट तरीका ये है कि जो तीन जो बेसिक चीज़ें कि मास्क पहनना है, डिस्टेंसिंग रखना है, क्राउडेड प्लेसेस में जाने का नहीं है, ये चीज़ें तो आपको फॉलो करनी है। दूसरा है कि जितने जल्दी वैक्सीनेशन हो जाएगा, एटलीस्ट फर्स्ट शॉट तभी लगना चाहिए। और पीडियाट्रिक में यूजुअली जो मॉर्टेलिटी हमने ये सेकेंड वेव में देखी है वो पीडियाट्रिक में नहीं होती है इतनी। ज़्यादा ही ज़्यादा पीडियाट्रिक बच्चों जो होते हैं ये कैरियर्स ज़्यादा होते हैं और इसमें इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत कम रहती है। तो जैसे ही पिताजी मम्मी को या किसी घर में किसी को भी कोविड हुआ तो उसको आइसोलेट करना ये बेस्ट पॉलिसी रहता है। स्कूल ओपनिंग भी चालू कर दिया, जैसा मैंने अभी कुछ दिनों पहले सुना था कि नासिक में भी स्कूल्स ओपन होने वाली है। तो ग्रेजुअली कैसा डिस्टेंसिंग का पालन करके और कम से कम स्टूडेंट्स को बुला के आप ये सब चीज़ें चालू कर सकते हैं।